आपकी कल भी क्लास थी भाई? ओके, हमने नंबर सेव किया हुआ है ना? तो ये क्योंकि नंबर सेव स्टार्ट करते हैं। ये हमारी इंट्रो क्लास है, इसमें बेसिकली हम ये देखेंगे कि आगे हमने कोर्स में और क्या-क्या पढ़ना है। हमारी ग्राफिक डिजिटल मार्केटिंग की क्लास में जो हम चीज़ें ऐड अप करेंगे, होपफुली आपको ना होगी डिजिटल मार्केटिंग में हमारे फेसबुक एड्स, गूगल एड्स और साथ में यूट्यूब एड्स और एसईओ और ईमेल मार्केटिंग, ये चीज़ें शामिल होती हैं। हम इस कोर्स में लेके चलेंगे, सबसे पहली चीज़ कि आपको अपनी वेबसाइट मैनेज करना आनी चाहिए। डिजिटल मार्केटिंग जितने भी हैं, जितने भी लोग डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं ना, क्लाइंट उन्हें ही कहता है कि मेरी जो वेबसाइट है ना, वो भी आप हैंडल करें। प्रोडक्ट को अपडेट कर दें, पेज को अपडेट कर दें, प्रोडक्ट की प्राइस को चेंज कर दें। तो ज़्यादातर जितने भी क्लाइंट्स हमें मिलते हैं ना, वो सारे वर्डप्रेस पे कोर्स में हम एक तो वर्डप्रेस करेंगे, आपने वर्डप्रेस भी देखा होगा, पहले कभी ट्राई किया तो वो भी हम देखेंगे कि कैसे वेबसाइट की जाती है, उसको मैनेज किया जाता है। और साथ में शॉपिफ़ाई में वेबसाइट कैसे क्रिएट और मैनेज की जाती है, ये भी इस कोर्स में शामिल है। इसमें दूसरी चीज़ जो हम करेंगे वो फेसबुक एड्स है। सबसे पहले हमारी वेबसाइट्स होंगी, जिसमें वर्डप्रेस और शॉपिफ़ाई है और उसके बाद हमारे फेसबुक एड्स, जिसमें कि हम फेसबुक एड्स कैसे चलाते हैं, इंस्टाग्राम एड्स कैसे चलाते हैं, मार्केट रिसर्च कैसे करते हैं। मार्केट रिसर्च करने के बाद हम ऐड को रन करने के बाद उसको ट्रैकिंग की तरफ लेके जाते हैं कि अपनी वेबसाइट पे अगर हमारी ट्रैफ़िक आ रही है, तो ट्रैफ़िक को आप ट्रैक कैसे करेंगे?
कैसे हमें पता चलेगा कि कौन सा यूज़र आ रहा है ताकि हम दोबारा भी उसको टारगेट कर सकें? जो फेसबुक और गूगल है, इसमें 2 चीज़ों का डिफ़रेंस है कि इनके एल्गोरिथम का डिफ़रेंस, जिस एल्गोरिथम पे ये काम मिसाल के तौर पर जो फेसबुक है वो इंटरेस्ट बेस पे काम करता है कि कस्टमर का इंटरेस्ट क्या है, जबकि जो गूगल है वो सर्च बेस पे काम करता है कि क्वेरी बेस कस्टमर की क्वेरी क्या है। दूसरी चीज़ जो हमें डिफरेंस है क्लाइंट है। गूगल पे सिर्फ तब जाता है जब उसको ज़रूरत होती है और फेसबुक पे वो बगैर ज़रूरत के सिर्फ शो किया जाता है। तो हमें दोनों तरह से ना पता होना चाहिए कि हमने अगर क्लाइंट को टारगेट करना है तो हमें किस तरह से टारगेट करना है। हमने अगर किसी क्लाइंट को टारगेट करना है तो क्या उसके इंटरेस्ट को देख के टारगेट करना है, क्या उसके क्वेश्चन को, क्या उसकी ज़रूरत को देख के टारगेट करना है। क्योंकि अगर हम सही कस्टमर को सही टाइम पे टारगेट नहीं करें, तो हमारी जो कैंपेन है वो सक्सेसफुल नहीं हो सकती। तो हमारा सबसे पहला मकसद यही होता है कि टारगेटिंग। उसके बाद फिर गूगल और यूट्यूब एड्स आ जाते हैं तीसरे मॉड्यूल में। इसमें हम देखेंगे कि गूगल की एड्स कैसे चलते हैं जो कि सर्च करते हैं ना, आप कोई भी चीज़ सर्च करते हैं, जैसे कि अभी मैं दराज़ सर्च करूँगा, फिर यहाँ पे दराज़ ने अपना ऐड चलाया हो, इनका ऐड चलता है। कौन से सकते हैं शोज़? ये देखें, जैसे ये हमें यहाँ पे ऐड शो हो रहा है ना, मैंने शूज़ को सर्च किया। जी। जैसे मैंने अभी गूगल पे सर्च किया तो मुझे 3 एड्स शो हो रहे हैं शूज़ के मतलब, इनके साथ ऐड लिखा हुआ है। जिससे हमें ये पता चलता है कि ये एक ऐड है, स्पॉन्सर्ड ऐड है। आप जहाँ पे भी देखेंगे ना, इन सब के नीचे आपको ये डिटेल्स मिलेगी, लेकिन इनके नीचे नहीं मिलेगी क्योंकि ये गूगल की तरफ से रैंक्ड नहीं है। अगर ये वेबसाइट यहाँ पे शो हो रही है, तो वो गूगल को पैसे दिए गए हैं कि ये यहाँ पे शो करवाए फर्स्ट पेज, तो शो हो रही है। ये किसी कीवर्ड पे रैंक नहीं है। जो टारगेट कीवर्ड है ना, उसका वो शूज़ है। हम जब ऐड चलाते हैं ना गूगल पे, तो हम टारगेट करते हैं कि यूज़र क्या सर्च कर सकता है। तो हमने यहाँ पे शूज़ देखा, लिखा है तो जितने भी शूज़ के ऐड थे वो हमें शो हो गए। उसके बाद यूट्यूब पे जब जाते हैं, यूट्यूब दोनों तरह से काम करता है। अगर आप कोई चीज़ सर्च करते हैं, तो सर्च में आपको शो होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि वो सर्च बेस्ड भी है। वो है यूट्यूब पे जाके लोग सर्च भी करते हैं कि मुझे इसकी रेसिपी दे दो, मैं इसको हल कैसे करूँ, ये सोल्व कैसे करते हैं। और दूसरा उसमें इंटरेस्ट बेस्ड भी है क्योंकि आप सर्च ना भी करें, यूट्यूब ऐसे भी चला सकते हैं, क्योंकि ये एक फीड सोर्स भी है। फीड उसे कहते हैं जिसमें कि आप ऐप को ओपन करते हैं, अनलिमिटेड स्क्रीन उसकी स्क्रॉल होती है। आपकी फीड होती है। आप उसको फ़ेसबुक पे ले जाएँ, इंस्टाग्राम पे ले जाएँ, टिकटॉक पे ले जाएँ या फिर यूट्यूब पे ले जाएँ। जिसमें भी ये एल्गोरिथम यूज़ होता है, वो इंटरेस्ट बेस होता है और उसको अगर आप टारगेट करेंगे तो हमेशा लोगों के इंटरेस्ट पे करेंगे क्योंकि वो सर्च नहीं कर रहे, वो सिर्फ़ स्क्रॉल कर ही जा रहे हैं। अगर कोई चीज़ अच्छी लगे तो देख लेंगे, नहीं अच्छी लगी तो नहीं देखेंगे। हमने भी अगर लोगों को टारगेट करना है तो सिर्फ़ उनके इंटरेस्ट के बेस पे टारगेट करना है कि उन्हें क्या चीज़ पसंद आ सकती है। अगर हमने उन्हें टारगेट करना है।
ओके। तो हमने जब मार्केट रिसर्च करनी होती है ना, हम इसी तरह से करते हैं। खुद सर्च करके देखते हैं उस पे कौन से ऐड शो हो रहे हैं। ऐड शो होने के बाद इन ऐड में क्या-क्या लफ़्ज़ लिखे हुए हैं, इससे हमें पता चलता है कि लोग ये क्या कीवर्ड को टारगेट कर रहे हैं। उसके बाद अगर आपने मार्केट रिसर्च करनी हो, फेसबुक पे जब हम मार्केट रिसर्च करते हैं, तो हमारे पास एक टूल होता है, फेसबुक एड्स लाइब्रेरी। आप जिस ब्रांड के एड्स देखना चाहते हैं जो कि फेसबुक पे चल रहे हैं, वो सारे के सारे एड्स आपको यहाँ पे शो होंगे। जिस कंट्री में चल रहे हैं आप वो भी देख सकते हैं। जैसे मैं अभी दराज़ को ही ओपन करता हूँ। अब दराज़ के 260 एड्स टोटल चल रहे हैं, वो सारे शो करवा रहा है। कब से चल रहे हैं, किस-किस प्लेटफ़ॉर्म पे चल रहे हैं, क्योंकि फेसबुक के ज़रिए से ही फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे उसके मैसेंजर पे और फेसबुक रिलेटेड आर्टिकल साइट, क्योंकि फेसबुक भी मोनेटाइज़ेशन देता है जैसे गूगल एडसेंस देता है। इसी तरह फेसबुक भी मोनेटाइज़ेशन प्रोवाइड करता है। इन चारों पे ये ऐड चल रही है और ये कब से चल रही है? 25 जनवरी से चल रही है और इस टाइम ये एक्टिव है। कई बार ऐसा होता है कि डीएक्टिव कैम्पेन्स भी यहाँ पे शो होती हैं, तो वो रिजेक्टेड कैम्पेन। अगर जल्दी-जल्दी कैम्पेन रिजेक्ट होने के बाद आपको यहाँ पे शो हो रही है, तो वो रिजेक्टेड कैम्पेन शो हो रही है, उसपे डीएक्टिव लिखा होता है। अब यहाँ पे हमें हर महीने की जितनी-जितनी कैम्पेन्स हैं, वो सारी शो हो रही हैं, कब से चल रही है वो भी शो हो रही है। जब हम गूगल पे रिसर्च करते हैं, गूगल पे रिसर्च करने के लिए हमारे पास ऑप्शन होता है गूगल कीवर्ड प्लानर। ये कीवर्ड प्लानर को यूज़ करने के लिए आपके पास गूगल एड्स का अकाउंट होना चाहिए। आपने सिर्फ़ गूगल एड्स पे जाना है, अकाउंट को साइन अप करना है, आपका अकाउंट बन जाएगा, उसके बाद आप गूगल कीवर्ड प्लानर को वहाँ से हमें जितने लोग जिस कीवर्ड पे ऐड चला रहे हैं और कितनी बिड लगा रहे हैं, वो आपको सारा पता चल जाएगा। क्योंकि गूगल पे ना क्योंकि सर्च में हमने टॉप पे शो होना है, फेसबुक पे, गूगल पे, यूट्यूब पे देखेंगे ना फेसबुक और यूट्यूब और इंस्टाग्राम। आप स्क्रॉल कर रहे हैं, आप अगर टॉप पे नहीं भी शो हुआ है, स्क्रॉल करते कहीं न कहीं शो हो ही जाना है। और वहाँ पे नंबरिंग नहीं होती कि आप कौन से नंबर में शो हुए हैं, क्योंकि अनलिमिटेड स्क्रॉल है, इसमें तो नंबरिंग हो ही नहीं सकती कि किस नंबर में शो हुए हैं। जैसे रिफ्रेश करना है, ड्यूटी दोबारा से स्टार्ट हो जानी है। तो इसलिए वहाँ पे नंबरिंग नहीं होती, लेकिन क्योंकि ये पेज ही रहना है। जब भी सर्च करेंगे, ये फर्स्ट पेज ही रहना है। इसलिए यहाँ पे नंबरिंग होती है कि फर्स्ट पे क्या शो होगा, इसलिए यहाँ पे लगती है बिट्स। ये गूगल ऐड में बिट्स काम आती हैं। बिट बेसिकली उन्होंने बोल ही होता है कि मैं कहूँगा मैं ₹200 दूँगा, मुझे फर्स्ट नंबर पे शो करवाओ। दूसरा कहता है मैं ₹300 दूँगा, मुझे फर्स्ट नंबर पे शो करो। गूगल को जिसके पैसे ज़्यादा लगेंगे, वो उससे पैसे लेके उसको पहले नंबर पे शो करवा देगा और जो दूसरे बिड होगी उसको दूसरे नंबर पे शो करवा देगा। इसलिए यहाँ पे ऐड गूगल का सबसे टॉप पे आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि गूगल का अपना ऐड है, इसलिए वो टॉप पे इसको दिखा रहा है। अगर बैक चले जाएँ यहाँ पे, अभी यहाँ पे हम देखेंगे ना, ये सोलो शूज़ पहले नंबर पे आ रहा है, क्यों? क्योंकि इसने बिड जीत ली है। इसकी बिड सबसे हाईएस्ट थी, इसलिए ये सबसे पहले शो हुआ। बाकी दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे। जितनी बिड लो होगी, उतनी ही पीछे चला जाएगा रिज़ल्ट। वालेकुम सलाम। जबकि फ़ेसबुक पे ये होता है, फ़ेसबुक पे जब आप एड्स लगाते हैं, तो आपके स्क्रॉल में शो हो सकता है, आपकी वीडियो के दरमियान में शो हो सकता है, आपके मैसेंजर में शो हो सकते हैं, सर्च हिस्ट्री में शो हो सकता है। और कई बार आप किसी वेबसाइट को ओपन करते हैं ना, तो वहाँ पे भी फ़ेसबुक के एड्स शो होते हैं, क्योंकि फ़ेसबुक मोनेटाइज़ेशन भी प्रोवाइड करता है। इसका सबसे बेहतरीन एग्ज़ाम्पल है ओपेरा ब्राउज़र। अगर आपने यूज़ किया हो ना कभी, वहाँ पे फ़ेसबुक के एड्स आपको लाज़मी मिलेंगे। वहाँ पे फ़ेसबुक एड्स लाज़मी होते हैं। और हम जब ऐड चलाते हैं ना, चाहे फ़ेसबुक पे हो, चाहे गूगल पे हो, हमने सिलेक्ट करना होता है कि हम किस-किस मीडियम को यूज़ करेंगे। हमारे पास ये 4 मीडियम्स टोटल होते हैं, जब हम फ़ेसबुक या जो है इंस्टाग्राम पे ऐड चलाने लगते हैं ना। या तो हम सिर्फ़ फ़ेसबुक पे चला सकते हैं या फिर सिर्फ़ इंस्टाग्राम या फिर मैसेंजर या फिर इसको कहते हैं ऑडियंस नेटवर्क, कि जो फ़ेसबुक रिलेटेड ऐप्स या फिर वेबसाइट्स हैं।
उन पे भी अगर आप जिसको टारगेट करना चाह रहे हैं उसको ही कर सकते हैं। जो सबसे ज़्यादा इस टाइम चलता है वो फ़ेसबुक और इंस्टाग्राम ही चलता है। अगर आप यहाँ पे इन तीनों को छोड़ के सिर्फ़ इंस्टाग्राम को सिलेक्ट कर लेंगे ना, तो यहाँ पे इंस्टाग्राम का आइकन लिखा आएगा और आपकी ऐड चल फ़ेसबुक से रही होगी, लेकिन सिर्फ़ इंस्टाग्राम पे चल रही होगी। क्योंकि मेटा की जो कंपनी है, उसका फ़ेसबुक है, उसका इंस्टाग्राम है, उसका मैसेंजर है, उसकी ही व्हाट्सऐप है, ये सारे मीडियम्स उसके ही हैं। तो इसलिए मेटा के ज़रिए से हम ऐड चलाते हैं। मेटा के ऐड मैनेजर से ऐड चलाते हैं इन सारे मीडियम्स। जबकि गूगल पे जब चले जाते हैं, गूगल के सर्च जो चलेंगे क्रोम है, उसके बाद यूट्यूब है, उसके बाद गूगल से रिलेटेड जो वेबसाइट्स हैं, उन पे अगर एड्स दिखाने हैं, तो फिर हम गूगल से चलाते हैं, गूगल एड्स मैनेजर से। वहाँ से हम जो ऐड चलाएँगे, हम सिलेक्ट करेंगे कि हमें सिर्फ़ यूट्यूब का ऐड चाहिए, हमें सिर्फ़ गूगल मैप का ऐड चाहिए, हमें सिर्फ़ गूगल सर्च का ऐड चाहिए, हम वहाँ से सिलेक्ट करेंगे। ये हमारे 2 मार्केट रिसर्च टूल्स होते हैं। एक है फेसबुक एड्स लाइब्रेरी और दूसरा है गूगल कीवर्ड प्लानर। उसके बाद तीसरा हमारा यही ऑप्शन होता है कि हम खुद सर्च करके देख लें कि हमें टॉप पे कौन-सा रिज़ल्ट शो हो रहा है और हमें इससे पता चले। दूसरी चीज़ जब हम फेसबुक चला रहे होते हैं ना, अगर आपने किसी मीडियम के बारे में किसी कंपनी की सर्च करनी है ना कॉम्पिटिटर्स को, आप क्या करेंगे, उसका पेज लाइक करेंगे फेसबुक पे। उसका पेज लाइक करने से आपको उसका ऐड शो होगा। आपको अगर उसका ऐड शो होता है, आपने उसको क्लिक करके ओपन करके चेक कर लेना है। जैसे ही आपने क्लिक किया, फेसबुक समझेगा आप इसमें इंटरेस्टेड हैं। उससे रिलेटेड जितने ऐड्स होंगे वो आपको शो होना शुरू हो जाएँगे और आपको फिर उसी कंपनी के जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो सारे शो होना शुरू हो जाएँगे। और फिर जब हम इसमें ऐड देखते हैं ना, तो आपके पास एक ऑप्शन होता है जैसे फेसबुक में होता है ना, यहाँ पे सी मोर एड्स व्हाई यू आर सीइंग दिस ऐड? फेसबुक पे भी यही ऑप्शन होता है कि व्हाई आई एम सीइंग दिस ऐड? तो वो हमें बताता है कि किस वजह से हमें शो हो रहा है। क्या मेरी एज मैच कर रही है? क्या मेरी लोकेशन मैच कर रही है? क्या मैं इंटरेस्ट मैच कर रहा है कोई? क्या मेरी डेमोग्राफिक्स मैच कर रही है? मेरी एजुकेशन मैच कर रही है? वो हर चीज़ बताएगा आपको ऐड शो होने की वजह क्या थी? फेसबुक ने क्यों सोचा कि आपको शो हो सकता है कि आपकी लोकेशन उसने फैसलाबाद की हो और आप फैसलाबाद में हैं इसलिए आपको शो हो गई। तो लिख के वहाँ पे लिखा होगा कि योर लोकेशन फैसलाबाद। इस वजह से शो हुआ। उसने आपकी जो एज है वो चूज़ की हो, तो आपको एज भी वो बताएगा कि आपकी एज ये थी इसलिए यहाँ पे शो हुआ। यहाँ पे वो दिखा रहा है जो करंट सर्च टर्म कि उस बंदे ने टारगेट किया कि अगर शूज़ का वर्ड सर्च होगा तो ऐड शो होगा। इसलिए मुझे ये शो हुआ क्योंकि मैंने शूज़ का वर्ड सर्च किया। उसके बाद करंट लोकेशन उसने मेरी पाकिस्तान या फैसलाबाद इन दोनों में से कोई एक चूज़ की, तो मुझे ये शो हुआ। और इंटरेस्ट बेस्ड ऑन एक्टिविटी किया उस वजह से मुझे शो हुई है और रेलिवेंट लोकेशन जब मैं वो ना हमारे पास लोकेशन के 2 मीडियम्स होते हैं। एक है कि जो इसमें लोकेशन रह रहे हैं, एक वो लोग जो यहाँ पे मौजूद हैं। यानी कि आपकी करंट लोकेशन आपने फेसबुक पे ऐड की हुई है फैसलाबाद, आप इस वक़्त लाहौर में हैं। अगर प्राइमरी लोकेशन को हम चूज़ करेंगे ना लिविंग इन, तो फिर आपको वो शो होगा। लेकिन अगर हम चूज़ करेंगे ना जो करंट इस टाइम है, आपको शो नहीं होगा। चाहे आपकी लोकेशन फेसबुक पे फैसलाबाद है, लेकिन करंटली आप अगर लाहौर में आपको नहीं शो होगा। हम ये भी टारगेट कर सकते हैं कि करंट लोकेशन के बेस पे करना है या फिर आपके प्राइमरी लोकेशन के बेस पे। ये सारी टारगेटिंग होती है। उसके बाद क्योंकि मेरा फ़ोन भी मेरी इसे गूगल अकाउंट से साथ कनेक्टेड है। मेरी जो ऐप्स इंस्टॉल्ड हैं गूगल प्ले स्टोर से, उसके हिसाब से भी मेरा इंटरेस्ट चूज़ हुआ है। मैंने गूगल पे अब तक जो भी सर्च किया है, उस हिसाब से मेरा इंटरेस्ट चूज़ हुआ है। मेरा यूट्यूब एक्टिविटी की वज़ह से इंटरेस्ट चूज़ हुआ है। तो फिर मुझे ये ऐड शो हुआ। क्योंकि हमने अगर ऐड चलाना होता है ना, ऐड चलाने के लिए आपको सिर्फ़ कस्टमर की साइकी को समझना पड़ता है। अगर आप सही टारगेटिंग करते हैं, सही पर्सन को टारगेट करते हैं, आपके ऐड बहुत ज़बरदस्त चलेगी। जितनी ऑडियंस बड़ी होती जाएगी, इर्रेलेवेंट ऑडियंस ऐड होती जाएगी, आपके पैसे ज़्यादा लगेंगे और रिज़ल्ट नहीं आता। जितनी ऑडियंस आप कह लें कि कम हो जाएगी और सिर्फ़ टू द पॉइंट ऑडियंस होंगी, वो आपको रिज़ल्ट ज़्यादा देगी।
उसके बाद न हमारे वेबसाइट होगी, उसके बाद हमारे पास में एक शॉपिफ़ाई और वर्डप्रेस है। वर्डप्रेस सर्च करेंगे ना तो ये wordpress.com है। इसके लिए आपको होस्टिंग डोमेन की ज़रूरत पड़ती है। आपके पास खुद की आपको होस्टिंग और डोमेन प्रोवाइड करेगी। ये पॉसिबल होता है कि वो आपको बनी बनाई ही वेबसाइट प्रोवाइड करेगा, क्योंकि अगर वेबसाइट भी आपने बना के देनी है तो ये बहुत ईज़ी है। वर्डप्रेस और शॉपिफ़ाई से वेबसाइट बनाना बहुत ईज़ी है और इसके चार्जेज़ अलहदा से 25,000 30,000 आम हर पर्सन देता है इतने चार्ज, अगर आपको ये बनाना आ जाता है। लेकिन अगर आपको नहीं बनाना आता तो फिर वो अलहदा से बनवा के देते हैं। आपको सिर्फ़ पता होना चाहिए कि अगर डोमेन को कनेक्ट करना पड़ता है, शॉपिफ़ाई के साथ वो कैसे करते हैं, होस्टिंग के साथ वेबसाइट को कनेक्ट करना पड़े तो वो कैसे करते हैं, ये चीज़ों को आपको पता होना। तो ये हमारे पास वर्डप्रेस है, हम क्या करते हैं पहले होस्टिंग परचेज़ करते हैं। होस्टिंग कहते हैं कि आपकी वेबसाइट को लाइव करने के लिए किसी न किसी ऐसे सर्वर पे पड़ा होना चाहिए जहाँ से वो 24 घंटे सातों दिन एक्सेसिबल हो, वो सर्वर कभी भी बंद ना हो। हालाँकि वो भी फिज़िकल सर्वर ही होता है, क्लाउड हम कहने के लिए क्लाउड उसको कहते हैं, फ़र्क क्या पड़ता है इंटरनेट के ज़रिए से हम जब चाहें उसको एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन पड़ा वो फिज़िकल सर्वर के तौर पे। अगर हम खुद अपना सर्वर बनाना चाहें लोकल सर्वर, तो वो भी कोई मुश्किल नहीं है। आपको सिर्फ क्या करना पड़ेगा, 24 घंटे ऑन रखना पड़ेगा इंटरनेट कनेक्शन, वो भी एक सर्वर बन जाएगा। इसके लिए आप होस्टिंगर से ले लें, चाहे गोडैडी से ले लें, वो आप पे डिपेंड करता है। डोमेन और होस्टिंग सबसे पहली चीज़ होती है जो कि हम चेज़ करते हैं कनेक्ट। डोमेन आपकी जैसे कि ये वेबसाइट है, ये इसकी डोमेन है और आपने यही डोमेन वेबसाइट के लिए यूज़ करनी है, यही डोमेन गूगल के लिए यूज़ करनी है, यही फेसबुक एड्स के लिए यूज़ करनी है और इसको वेरीफ़ाई करवाना पड़ता है गूगल में भी, फेसबुक कि आपके पास ये डोमेन मौजूद है। अब वेरीफ़ाई करवाते हैं तो आप फिर उस पे ट्रैकिंग लगा सकते हैं, क्योंकि अगर आपकी डोमेन वेरीफ़ाई नहीं होती, गूगल को ये नहीं पता होता कि आप इस डोमेन के ओनर हैं कि नहीं हैं, आप उस वेबसाइट को ट्रैक नहीं कर सकते। क्योंकि आपने अपनी ओनरशिप उसको शो करवानी है, तो वो ट्रैक करेगा उस वेबसाइट को, वरना वो ट्रैक नहीं करेगा। क्योंकि जब वो उसने ट्रैकिंग शुरू कर देनी है, उसने वेबसाइट के अंदर नहीं दिखानी, उसने आपके अकाउंट में सारी डिटेल दिखानी है कि इसकी वेबसाइट पे इस टाइम कितने यूज़र हैं, किन्होंने ऐड टू कार्ट किया है, किन्होंने परचेज़िंग की है, हर छोटी-छोटी डिटेल्स आपको वो दिखाएगा आपके अपने अकाउंट में। एक बार वेरिफ़िकेशन होगी, उसका कोड जो है, वो उस वेबसाइट में हमने ऐड कर दिया, तो वो ट्रैकिंग चलती रहनी है, जब तक कि वो कोड उसमें ऐड रहे। उसके बाद वर्डप्रेस को डाउनलोड करने के लिए हमने सिर्फ़ यहाँ से गेट स्टार्टेड पे वर्डप्रेस डाउनलोड पे जाना है और वर्डप्रेस को डाउनलोड कर लेना है। ये एक तरह से एक सॉफ्टवेयर होता है, अगर आप इसको लोकली अपने कंप्यूटर में या लैपटॉप में इंस्टॉल करना चाहें। आपने इसको डाउनलोड करके उसके लिए आपको एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है, रैम्प। ये क्या करता है आपके कंप्यूटर को, लैपटॉप को एक सर्वर बना देता है, अपाचे सर्वर, जो कि वर्डप्रेस को रन करता है। अगर आपके पास ज़ैम्प या कोई भी सर्वर टूल नहीं है, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल, आप वर्डप्रेस को रन नहीं कर सकते। क्योंकि वर्डप्रेस में अपाचे, जावास्क्रिप्ट, पीएचपी, माइस्क्ल सारी लैंग्वेजेस में रन होना होता है, तो उसके लिए एक सर्वर की ज़रूरत है जो कि वो सारी लैंग्वेजेस को रन करे। तो आपने ज़ैम्प सर्वर को डाउनलोड करना है, यहाँ से डाउनलोड करके सिंपल नेक्स्ट नेक्स्ट करके इंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद आपके पास इस तरह का इंटरफेस शो होगा। ये आपके पास इंटरफेस शो होगा। इसमें अगर आपके लैपटॉप में स्काइप इंस्टॉल्ड है तो आपने उसको अनइंस्टॉल कर देना है। अगर स्काइप इंस्टॉल्ड है तो आपका अपाचे सर्वर नहीं चल सकेगा, क्योंकि हमारे जब कंप्यूटर चल रहा होता है, हर पोर्ट के लिहाज से सॉफ्टवेयर वर्क करता है। तो इसमें जो 80 पोर्ट होती है ना, पोर्ट नंबर 80, वो स्काइप के लिए होता है, वो ये सर्वर के लिए। तो अगर सर्वर स्काइप को यूज़ कर रहे हैं तो फिर अपाचे ये सर्वर यूज़ नहीं कर पाएगा, और ये यूज़ कर रहा है तो स्काइप करना पड़ेगा। उसको अनइंस्टॉल कर देना है। उसके बाद आपने पहले 2 सिर्फ चलाने होते हैं।
अपाची और MySQL। अपाची वो सर्वर है जो कि वह आपकी वर्डप्रेस को रन करेगा और MySQL आपकी डेटाबेस को रन करेगा वर्डप्रेस को चलाने के लिए। ये वो हम लोकली करना चाह रहे हैं। आप लोकली 5, 6, 10, 20 वेबसाइट बना सकते हैं। उसके बाद इसको ऑनलाइन ट्रांसफर कर सकते हैं। अगर तो आपके पास पहले से ही मौजूद है ना होस्टिंग, जैसे कि मेरे पास एक होस्टिंगर की होस्टिंग मौजूद है पहले, मैंने क्या करना है, इसमें जाके और सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन में जाना है, वहाँ पे वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन का बटन है, मैंने उसको क्लिक करना है वर्डप्रेस, तो डोमेन को कनेक्शन की ज़रूरत है। लेकिन उसके लिए आपको फिर परचेज करनी पड़ेगी होस्टिंग। होस्टिंग के अगर आप लोकली होस्टिंग लेते हैं तो वो आपको डोमेन पड़ेगी आपको 1 साल के लिए 3500 की, वो आपको अलहदा से लेनी पड़ेगी। लेकिन ये जो लोकली हमारे पास वर्डप्रेस वेबसाइट इंस्टॉलेशन होती है, इसमें आपको किसी पैसे की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप फ्री में जितनी चाहे डोमेन्स बना के वेबसाइट्स बना के प्रैक्टिस कर सकते हैं। जब आपकी जो वेबसाइट है वो फाइनल हो जाएगी, आप उसको ही लाइव कर जब फाइनल होगी, घर बन गई, उसके बाद होस्टिंग लेके उसको ऑनलाइन शिफ्ट कर लें और वो चल पड़ेगी। 2 चीज़ें आपने डाउनलोड करनी है, एक यहाँ से वर्डप्रेस, दूसरी यहाँ से ज़ैम्प। सिर्फ ज़ैम्प को इंस्टॉल करना है, वर्डप्रेस को कुछ नहीं करना। उसके बाद आपके पास अगर विनरार मौजूद है तो अच्छा है, वरना आपने विनरॉर को इंस्टॉल करना है। ये विनरार का सॉफ्टवेयर लाज़मी इंस्टॉल करना है। कीवर्ड प्लानर, विनरॉर। एक बार अगर आपके वेबसाइट ऑनलाइन है ना, तो आप इसको मोबाइल से मैनेज कर सकते हैं, लेकिन जो ऑफलाइन होती है ना, उसको आप मोबाइल से मैनेज नहीं कर सकते। जब आप इसको इंस्टॉल कर लेते हैं जैम्प सर्वर को, तो जैम्प सर्वर आपका सी ड्राइव में शो होता है। यहाँ पे जैम्प के नाम से एक फोल्डर शो होता है। अगर आप इसको किसी और ड्राइव में करना चाहें तो आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं कि मुझे इसमें नहीं करना। बाय डिफ़ॉल्ट ये यहाँ पे शो होगा, सी ड्राइव ओपन करते ही नीचे जैम्प का फोल्डर होगा। मेरे जो है वो सेकंड ड्राइव में इंस्टॉल्ड है। जैसे ये मेरे पास जैम्प लिखा हुआ है ना, वैसे ही आपके जैम्प लिखा होगा फोल्डर। इसको आपने ओपन करना है, इसमें एक फोल्डर होता है htdocs, htdocs, इसको आपने ओपन कर लेना है। अब यहाँ पे आपकी जितनी भी वेबसाइट है वो यहाँ पे शो htdocs docs। htdocs के फोल्डर में आपकी वेबसाइट सारी पड़ी है। अब हम वहां से जो आपने ये वर्डप्रेस डाउनलोड किया है, इसको कॉपी करना है और इस फोल्डर में ले आना है। इस फोल्डर में लाने के बाद आपने इस पर डबल क्लिक करना है और इसको एक्सट्रैक्ट टू वर्डप्रेस कर देना है। आपने एक्सट्रैक्ट हियर नहीं करना, एक्सट्रैक्ट टू करना है। ये वर्डप्रेस का एक फोल्डर क्रिएट हो जाएगा आपके पास। नहीं नहीं, एक वर्डप्रेस का फोल्डर क्रिएट। अब ये एक वेबसाइट हम बना रहे हैं, मैंने इसको एक्सट्रैक्ट किया, ये फोल्डर नया बन गया। अब इसके अंदर ये जो फोल्डर है ना वर्डप्रेस का, इसका नाम जो होगा हमारी वेबसाइट का नाम होगा। इसके जरिए से हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। हम इसका नाम रख लेते हैं वेबसाइट डीएम। तो अब मैंने जब इसको एक्सेस करना है, मैं क्रोम ब्राउजर में जाके वेबसाइट डीएम को जब लिखूंगा ना, तो मैं इसको एक्सेस कर सकता हूँ। इस फोल्डर का जो नाम होगा वो समझ ले टेम्परेरी आपकी डोमेन बन जाएगी खुद ब खुद। अब इसको मैंने कट करके बाहर वाले फोल्डर में ले आना है ताकि मैं इसको एक्सेस कर सकूं। आपने इस पे राइट क्लिक करना है, आपके पास ये सारे ऑप्शन शो होंगे, एक्सट्रैक्ट टू कर देना आप।
आपके पास एक नया फ़ोल्डर बन जाएगा, इसको ओपन करना है। ये जो अंदर वाला फ़ोल्डर होगा ना, जो सिंगल फ़ोल्डर है, उसका नाम चेंज करना है। इसके अंदर बहुत सारी फाइलें होंगी, इसको नहीं छेड़ना, सिर्फ़ वही बाहर वाले एक फ़ोल्डर का नाम चेंज करना है आपने और इसका जो नाम होगा, आपकी वेबसाइट का नाम होगा, जो भी आप रखना चाहें और इसी नाम के ज़रिए से आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। इसमें आप स्पेसिंग नहीं कर सकते, आप इसमें डॉट्स ऐड नहीं कर सकते, स्पेशल कैरेक्टर ऐड नहीं कर सकते। आप इसमें 1 2 3 चाहें तो ऐड कर सकते हैं। उसके बाद इसको कट करके बाहर पेस्ट कर लेंगे। अब ये हमारे पास वो बाहर आ गया फ़ोल्डर, जिसके अंदर हमारी पूरी वर्डप्रेस है। एक बार ये चीज़ होगी, उसके बाद हम ये सर्वर को दोबारा से सॉरी वर्डप्रेस आपकी जब बाहर आ जाएगी, उसके बाद आपने ये 2 चीज़ों को ऑन कर देना है। एक अपाची को, एक माइस्क्ल को। दोनों को ऑन कर देना है, जब रनिंग में आ जाएँगे ना, यहाँ पे देखेंगे ये ग्रीन हो गए हैं, इसका मतलब रनिंग में। कई बार ऐसा होता है कि हम रनिंग में इसको क्लिक करते हैं स्टार्ट, ये स्टार्ट नहीं होता, ये चल के फिर बंद हो जाता है। तो इसको स्टॉप आना चाहिए, यहाँ पे ये रनिंग में ग्रीन शो होना चाहिए। उसके बाद हमने डिजिटल मार्केटिंग, उसके बाद आपने यहाँ पे लिखना है लोकल होस्ट। ये सिर्फ लोकल होस्ट लिखना है। जब ये आपको वेलकम टू स्नैप नीचे या फिर ये ब्लू वाला शो होगा, तो आपने एंटर करना है। अगर ये आपको लोकल होस्ट इस तरह से शो नहीं होता, आपको लोकल होस्ट 1 में लिखूँगा ना, अब ये गूगल सर्च का आइकन आ रहा है यहाँ पे। इसको आपने क्लिक नहीं करना, क्योंकि ये गूगल की सर्च पे चला जाएगा। अब ये एक लिंक नहीं रहा, तो हमने ये वाला लिंक इसका ओपन करना है। इसको क्लिक करेंगे, हमारे पास ये एक डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा, जो कि हमारे सर्वर का डैशबोर्ड है, जो कि ज़ैप इंस्टॉल किया है। उसके बाद आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है पीएचपी माई एडमिन, ये आपकी ओपन करेगा डेटाबेस को। अब ये हमारी जो माईएसक्यूएल की डेटाबेस है ना, जो हमारे पीसी में इंस्टॉल्ड हो गई है वर्डप्रेस के साथ, हम जिसको अटैच करेंगे, ये वो डेटाबेस का सिनेरियो। हम यहाँ पे न्यू पे करेंगे। न्यू पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे डेटाबेस का नेम लिखेंगे कुछ भी और यहाँ से क्रिएट का बटन पे क्लिक कर देंगे और हमारी डेटाबेस क्रिएट हो गई। फिर से हमने लोकल होस्ट पे जाना है, स्लैश लिखना है। अब वो जो हमने वेबसाइट का नाम लिखा ना, वो लिखना है लोकल होस्ट स्लैश वो फोल्डर का नाम जो भी रखा था, वो लिख के एंटर करना है और हमारी वर्डप्रेस के इंस्टॉलेशन जो है वो स्टार्ट हो। ये वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन का प्रोसेस है, यहाँ से हमने कंटिन्यू करना है। लेट्स गो। उसके बाद डेटाबेस का नाम लिखना है, जो अभी हमने नाम रखा था डेटाबेस का, वो था डीएम। यूज़र इसका रूट होता है, बाय डिफ़ॉल्ट पासवर्ड कुछ नहीं होता। डेटाबेस होस्ट हमेशा लोकल होस्ट होता है। सिर्फ हमने जो चेंज करना होता है ना, वो डेटाबेस का नेम है और ये जो यूज़र नेम है वो रूट ही होता है और पासवर्ड कुछ नहीं होता, खाली होता है बिल्कुल और सबमिट कर देना। अब ये नेक्स्ट पेज पे आ गया, इसका मतलब है कि हमारी जो डेटाबेस थी वो कनेक्ट हो गई है। अगर ये नेक्स्ट पेज पे नहीं आता, तो वो डेटाबेस कनेक्शन नहीं था। इसका मतलब है कुछ हमारे क्रेडेंशियल्स में एरर है, तो डेटाबेस का नेम नहीं मैच कर रहा, यूज़र नेम नहीं मैच या पासवर्ड नहीं मैच, इसी वजह से। अगर ये यहाँ पे पहुँच गया, इसका मतलब है हमारी डेटाबेस कनेक्ट हो गई। अब हमने रन द इंस्टॉलेशन करना है। उसके बाद हमें पूछेगा कि आपकी वेबसाइट का नाम क्या होगा। यहाँ हमने अपनी वेबसाइट का टाइटल लिखना है।
अब यूज़र नेम जो इसको एक्सेस करने के लिए हर वेबसाइट का एक यूज़र नेम, एक पासवर्ड होता है, वो हमने खुद डिफाइन करना है। मैंने इसका यूज़र नेम एडमिन रख दिया, ये पास रख दिया, क्योंकि ये सिर्फ मेरे पीसी पे ही चलेगी। जब तक मेरा पीसी ऑन है, मैं इसको एक्सेस कर सकता हूँ। जैसे मैं इसको ऑफ करूँगा, कोई और पीसी से इसको एक्सेस नहीं कर सकता। मेरे पीसी के ज़रिए से ही इसको एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि इसका फ़ोल्डर मेरे पीसी में पड़ा हुआ है। तो अगर मैं एक्सेस करना चाहूँगा, कर सकता हूँ। आपका लैपटॉप चाहे सेम इंटरनेट से कनेक्टेड है, इस फ़ोल्डर को एक्सेस नहीं कर सकता, इस वेबसाइट को एक्सेस नहीं कर सकता। ये लोकल वेबसाइट्स कहलाती हैं। उसके बाद हमने अपना ईमेल लिखना होता है। ईमेल लिखने के बाद इंस्टॉल वर्डप्रेस पे कर देना। ये ईमेल वो ईमेल होगा आपका एडमिन ईमेल, जिसके हिसाब से राब्ता करेगी। यानी कि अगर वेबसाइट पे कोई एरर आता है, इसी ईमेल पे आपको वर्डप्रेस ईमेल करेगी। आपकी वेबसाइट पे कोई ऑर्डर आता है, तो वो इसी ईमेल पे आपको ईमेल आएगी और आपने लॉगिन पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे हमने तो यूज़र नेम और पासवर्ड जो रखा था, वो रखना है। अब इसको एक्सेस कैसे करते हैं? आपने अगर अब यहाँ पे जाएँगे ना अपनी वेबसाइट पे, अब दोबारा से सेम चीज़ लिखेंगे। आपके पास अब ये पेज शो होगा। आपकी वेबसाइट में वर्डप्रेस इंस्टॉल्ड हो जाएगी। लिखा गया है लोकलहोस्ट स्लैश फ़ोल्डर का नाम और आपके पास ये शो हो गया। अगर आपने इसका अब बैकएंड को सेलेक्ट करना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, वो जो फ़ोल्डर का नाम है, उसके बाद एक और स्लैश लगा के wp-admin लिखते हैं। ये यूज़र नेम याद रख लें। आपने किसी भी डोमेन का अगर वर्डप्रेस डोमेन का बैकएंड ओपन करना है ना, तो डोमेन नेम के बाद स्लैश लगा के wp-admin लिखेंगे, वो हमें बैकएंड पे ले जाएगा। अगर ये वर्डप्रेस पे बनी हुई है तो, क्योंकि ये वर्डप्रेस पे नहीं बनी हुई है, ये वर्डप्रेस पे बनी हुई है। अगर इस पे हम लिखेंगे wp-admin, तो हमें ये लॉगिन पेज पे लेगा। हालाँकि मुझे नहीं पता ये वेबसाइट का यूज़र नेम पासवर्ड क्या है। लेकिन अगर मैंने ये पता करना है कि ये वेबसाइट वर्डप्रेस पे बनी है कि नहीं, मैंने सिर्फ़ क्या करना है, डोमेन के बाद स्लैश लगा के wp-admin लिखना है। तो ये मुझे इसके लॉगिन पेज पे ले जाएगा, जो कि वर्डप्रेस का है। तो यहाँ से मुझे पता चल जाएगा ये वर्डप्रेस पे बनी हुई है। आपने भी अगर लॉगिन करना है, wp-admin लिख के एंटर करना है, तो आपको लॉगिन पेज पे ले जाएगा। यहाँ पे आपने अपना वो यूज़र नेम और पासवर्ड लिखना है, जो हमने वहाँ पे सिलेक्ट किया था। ये आपके वेबसाइट का बैकएंड ओपन हो गया आपके पास। ये थी कंप्लीट वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन कैसे करते हैं। अगर यही आपने उस पे करनी है। जी, नहीं, होस्टिंग पे, लाइव होस्टिंग पे। एक मिनट में जैसे कि ये है, एक वेबसाइट मैंने ऐड की हुई है इसमें, और डोमेन को अटैच किया हुआ है, साथ में एसएसएल सर्टिफिकेट लगा हुआ है। मैं वर्डप्रेस में जाऊँगा। ये वेबसाइट ऑटो इंस्टॉलर है। हर जो सॉफ्टवेयर सर्विस प्रोवाइडर होता है, होस्टिंग होते हैं। जी, मैं आ रहा हूँ। मैं आ रहा हूँ। मैं आ रहा हूँ। ऑटो इंस्टॉलर पे जाना है। यहाँ पे आपके पास ना बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, आप क्या इंस्टॉल करना चाह रहे हैं। ये वर्डप्रेस है, सिलेक्ट करना है इसको। उसने आपसे पूछना है कि आपने की वेबसाइट का नाम क्या होगा, आपने वो लिखना है। उसके बाद ईमेल लिखना है। उसके बाद यूज़र नेम जो भी रखना चाह रहे हैं, पासवर्ड जो भी रखना चाह रहे हैं। उसके बाद आपने सेलेक्ट करना है किस डोमेन पे करना चाह रहे हैं, क्योंकि डोमेन हमारी ये सिलेक्टेड है। उसके बाद HTTP या HTTPS, अगर एस लगा हुआ होगा तो ये लॉक लगा होगा, आपकी जो डोमेन है वो सिक्योर है और गूगल इसको
और ज़्यादा ऊपर लेके आएगा। लेकिन अगर ये ऐसे नहीं लगा हुआ, आपका एसएसएल सर्टिफिकेशन ऐड नहीं है, तो आपकी वेबसाइट जो होगी वो नॉन सिक्योर होगी। आपकी डाटा आपकी वेबसाइट का डाटा कोई भी पर्सन हैक कर सकता है। क्योंकि जब हम वेबसाइट को रन कर रहे हैं ना, इस टाइम चला रहे हैं, तो हमारी वेबसाइट से जो डाटा सर्वर तक जा रहा है और सर्वर से डाटा हमारी वेबसाइट तक आ रहा है। हम जैसे ही पेज को रिफ्रेश करते हैं, हम एक रिक्वेस्ट भेजते हैं तो नए पेज की, और सर्वर हमें नया पेज सेंड कर देता है। तो वही जो डाटा आ जा रहा है ना, ये कम्युनिकेशन अगर आप सिक्योर नहीं है, उसको में जाना सिक्योर नहीं है, आपके कोई भी हैकर जो है आपकी वेबसाइट को हैक कर सकता है। उसके बाद ये करने के बाद आपने नेक्स्ट करना है और यहाँ से इंस्टॉल के बटन पे क्लिक करना है, आपकी वेबसाइट इंस्टॉल हो जाएगी। इसका बड़ा सिंपल सा एक मैकेनिज्म है, लेकिन इसके लिए आपके पास होस्टिंग मौजूद होनी चाहिए। होस्टिंग भी और डोमेन भी दोनों चीज़ें मौजूद होंगी, तो आप इस तरह से इंस्टॉल कर। ये हमारी वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन थी सिंपल। हम इसको सिर्फ मैनेज करना देखेंगे कि हमारी अगर WooCommerce की वेबसाइट हो, उसमें प्रोडक्ट ऐड कैसे करते हैं, फीचर ऐड कैसे करते हैं, यानी कंप्लीट वर्डप्रेस से मुताल्लिक हम कंप्लीट करेंगे और फिर नेक्स्ट इंशाल्लाह शॉपिफाई की तरफ। आज के लिए इतना ही। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।